हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में एसएससी सीजीएल 2024 के जो हमारे लाइव टेस्ट चल रहे हैं उसमें टेस्ट 8 का मैं एनालिसिस करूँगा और क्या सेफ स्कोर है, ठीक है, किस सेक्शन में क्या परसेंटाइल लोगों की चल रही है, ओवरऑल क्या स्कोर आपका होना चाहिए था इस पर्टिकुलर टेस्ट में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पिछले टेस्ट से कंपेयर भी करेंगे और साथ में इस टेस्ट के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सोल्व भी कराऊंगा। तो जो लोग ये टेस्ट नहीं दे पाए, ठीक है, वो मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिन लोगों ने टेस्ट दिया तो वो यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से कम टाइम में सोल्व किया जा सकता था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हर संडे को जाके लाइव टेस्ट जरूर दीजिए एसएससी सीजीएल के लिए। जो पेपर का लेवल हम रखते हैं वो मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़ा बेटर रखते हैं जनरली, जिससे कि आप एग्जाम जब देने जाएं तो आपको दिक्कत ना आए और जो भी लेटेस्ट एग्जाम के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम इन टेस्ट में इंक्लूड करते रहते हैं, सो डैट उसी टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, कई बार वैल्यू चेंज करके हम बनाते हैं, कभी कभी सिमिलर वैल्यू पे भी एक दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बाकी ये कुछ फ्री प्लेलिस्ट है जो आप अपनी प्रिपरेशन में काफी यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। और फ्री टेस्ट के लिए आरबी की वेबसाइट पे फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट दिख जाएंगे। सीजीएल अभी सिलेक्शन पोस्ट और सीपीओ का पेपर हुआ था, उसके सारे शिफ्ट्स मॉक फॉर्मेट में मैंने डाल दिए। डिटेल्ड सॉल्यूशन उनमें अवेलेबल नहीं है, बट आप एज अ टेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं। और जो लाइव टेस्ट होता है हर संडे को सुबह 9 बजे से अगले दिन मंडे के 11 बजे तक रहता है। इस बार मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया था क्योंकि सीएचएसएल का बच्चों का एग्जाम चल रहा था। ठीक है, और पेड टेस्ट सीरीज आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आरबी की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अब टेस्ट की बारी आती है। टेस्ट में लगभग 21,400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ओवरऑल आप वेबसाइट पे जाके सारे टेस्ट देख सकते हैं। ऑल पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ दिख जाएंगे। जो आपका सही होगा वो ग्रीन होगा, जो गलत होगा तो रेड होगा। तो एक टिक करके आप गो थ्रू कर सकते हैं और सभी के डिटेल्ड सॉल्यूशन भी अटैच मिलेंगे आपको, तो वो देख सकते हैं। ठीक, उसके अलावा जो टॉपर रहे हैं इस टेस्ट के उनके मार्क्स आए 179 और जो एवरेज स्कोर रहा है इस टेस्ट में वो 106 मार्क्स के आसपास रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, जैसे 170 से ज्यादा स्कोर करने वाले इस टेस्ट में सिर्फ हमारे पास 9 एस्पिरेंट्स थे। 165 से ज्यादा करने वाले 40। अगर मैं सीधा 135 पे चला जाऊं तो 135 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3630 कैंडिडेट्स थे आउट ऑफ 21,500 एस्पिरेंट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज स्कोर 105.66, मीडियन स्कोर 114 और टॉप 15 एस्पिरेंट्स का अगर मैं एवरेज स्कोर निकालूंगा तो वो 172.33 है। ठीक है, तो दिस मेक्स दिस अ डिफिकल्ट शिफ्ट। ठीक है, तो मॉडरेट प्लस शिफ्ट ओवरऑल हम इसे कह सकते हैं। परसेंटाइल वाइज देखेंगे आप तो अगर आप यहाँ पे से 150 पे हैं तो 97 प्लस परसेंटाइल आपकी चलेगी और अगर 130 पे चल रहे हैं तो आपकी यहाँ पे परसेंटाइल 76.55 के आसपास चलेगी। और अगर आपका स्कोर 130 आ जाता है इस मॉक में तो अनरिजर्व कैटेगरी से टीयर 1 की कट ऑफ बड़े इजीली आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो 150 कैन बी द सेफ स्कोर फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड इवन लेस। अभी और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बाकी मार्क्स में परसेंटाइल आप देख सकते हैं। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का आप स्कोर देख सकते हैं कैसा रहा। उसके अलावा रीजनिंग का अगर मैं एनालिसिस करूं तो 50 में से 50 लाने वाले हमारे पास 9 एस्पिरेंट्स हैं, 48 लाने वाले 65, 46 लाने वाले या उससे ज्यादा लाने वाले 350। इस तरीके से पूरा डेटा चलेगा। एवरेज स्कोर रीजनिंग में 434 गया है। जो आप प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं या मॉक्स देते हैं उनमें जनरली रीजनिंग का जो एवरेज स्कोर चलता है जब मैं एनालिसिस करता हूं तो वो लगभग 42 के आसपास रहता है। तो हमारा जो लेवल होता है टेस्ट का थोड़ा सा अपर साइड ही रहता है रीजनिंग का भी। ठीक है, तो इसमें अच्छे क्वेश्चन जो सीरीज वाले हो गए जिसमें आप फंसते हैं या एम्बेड क्या कहते हैं नेक्स्ट फिगर वाले हो गए वो थोड़ा ठीक रखते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े क्वेश्चन सोल्व करने में। ये ना हो कि पढ़ते पढ़ते आप कर लें। जिस बच्चे ने रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी वो भी 45 नंबर लेके आए तो क्या फायदा। ठीक है, तो आपकी इंप्रूवमेंट का यहाँ पे स्कोप बचता है। जो तैयारी अच्छी करेगा वो अच्छा स्कोर कर सकता है। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स का लेवल ओवरऑल अगर मैं इस पेपर को देखूं अभी मैं सोल्व कराऊंगा तो ये मुझे मॉडरेट साइड लगा, लेकिन जो बच्चों का एवरेज स्कोर आ रहा है वो काफी कम है 25.29। अगर मैं जीके देखता हूं तो जीके में एवरेज स्कोर लोगों का चल रहा है 17.27, तो जीके का लेवल ठीक था, एवरेज था। इंग्लिश का अगर एवरेज स्कोर देखेंगे तो ये 29 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे इसका लेवल भी ठीक था। तो सारे रीजनिंग, इंग्लिश और आपका मैथ्स तीनों का लेवल मॉडरेट प्लस कह सकते हैं, इसलिए पेपर ओवरऑल डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, अगर हम टोटल 8 मॉक्स अभी तक दे चुके हैं उनका आपको समराइज डेटा यहाँ पे दिख रहा है, एक बार देख लीजिए। आज के स्कोर में आज जो सेफ स्कोर है वो 126 से 131 के बीच में। तो अगर कोई बच्चा 126 भी लेके आया है अनरिजर्व कैटेगरी से तो उसके भी अच्छे चांसेस हैं कि वो एसएससी सीजीएल के थ्रू टीयर 1 को क्लियर कर सकता है।
ठीक है, और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा मार्क्स और घटेगा। एक्चुअल कट ऑफ पिछले साल की 149 थी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लेवल है वो हम जनरली थोड़ा टफ से को कंसीडर करके चीजों को बनाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस रखते हैं, इसलिए आप इतना भी अगर इस तरह के करें तो अच्छा है। और पेपर का लेवल जब मॉडरेट साइड रहता है, होता क्या है ना, आप अलग अलग टेस्ट सीरीज देते हैं, तो वहां पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज बहुत इजी पेपर बना रही होती हैं, ठीक है, कुछ इजी टू मॉडरेट बना रही होती हैं, तो जरूरी है आपको एक बेटर लेवल का पेपर मिले, जिससे कि एग्जाम में आप कभी भी घबराए ना। तो आपको हर तरह के पेपर्स देने चाहिए, इजी अगर इजी टू मॉडरेट ही आपको देना है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपके पास हैं, वो आरबी की वेबसाइट पे मॉक फॉर्म में मिल जाएंगे, आप वो दे सकते हैं। अगर आप ये न्यू मॉक दे रहे हैं तो थोड़ा सा अपना लेवल अप करके चलिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छी करके चलिए, जिससे कि आप हार्ड शिफ्ट या मॉडरेट प्लस इजी, मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट आपको एग्जाम में मिले तो भी आप इस तरह का पेपर आपको दिखेगा, इससे मुश्किल वो भी नहीं जाएगा, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती रहेगी। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चों की तैयारी ठीक ठाक होती है, जैसे काफी बच्चे होते हैं जो जनरली प्रीवियस ईयर मॉक्स में 150 पे स्टक हो गए, ठीक है, 155 पे स्टक हो गए, अब उनके साथ क्या होता है, जब वो जनरल मॉक्स दे रहे होते हैं, इजी मॉक्स दे रहे होते हैं, तो उनकी इंप्रूवमेंट हो नहीं पा रही होती, क्योंकि उन्हें ऐसे क्वेश्चंस मिल नहीं पाते मॉक में जो उन्हें पुश करे कि उन्हें थोड़ा और स्पीडली मॉक को देना चाहिए था, या फिर अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, या फिर मुश्किल क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। तो उन लोगों के लिए इंप्रूवमेंट के लिए मॉक्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं अगर लेवल थोड़ा सा मॉडरेट प्लस हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हिसाब से देख सकते हैं, देखो हर एक तरह के पेपर्स आए हैं यहाँ पे, ठीक है। सेफ स्कोर 125 to 130 भी रहा है, इस मॉक का भी 126 से 131 है। यहाँ पे एक और मॉक था जो इसी कैटेगरी में था, जिसका सेफ स्कोर लगभग इतना चल रहा था। बाकी कुछ मॉक्स हैं जो काफी इजियर साइड भी रहे, जैसे 6th मॉक काफी इजी था, ठीक है, 7th मॉक भी थोड़ा इजियर साइड ही था कंपेरेटिवली, ठीक है। तो ओवरऑल सारे सेक्शंस को आप कंपेयर कर सकते हैं कैसे चीजें चल रही हैं। और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है हमारे YouTube की क्लासेस से, या जो फ्री क्लासेस हम दे रहे हैं, या फिर आपको जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन पे मॉक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो फ्री मॉक्स हो गए ये, या फिर और भी चीजें, ठीक है, पेड कोर्स यूजर हैं तो आप जरूर अपना फीडबैक लिखें। और अगर आप फ्री क्लासेस यूज कर रहे हैं तो आपको फ्री में बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है, पूरी टीम लगी रहती है आपकी सपोर्ट के लिए। तो आप लोग भी आरबीआई एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन गिव इट अ गुड रेटिंग सो डेट हमें और मोटिवेशन मिले और हम और मेहनत से अपना काम करते रहे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है। कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी को ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं टीयर 1 और टीयर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम मैथ्स का क्वेश्चंस, ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास डीआई का है। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूंगा किस तरह के क्वेश्चन को साथ के साथ करना है, किस तरह के क्वेश्चन को लास्ट में। अब जब मैं डीआई को देख रहा हूं, क्या ये बहुत सिंपल डीआई है, सिंगल डीआई है और परसेंटेज में वैल्यूज लिखी हुई है, कलर लिखा हुआ है, तो डीआई को देखते ही मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि बहुत सिंपल सा डीआई है। तो इस पे जो क्वेश्चन बनेगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन बने, ऐसे चांसेस कम है, तो हम साथ के साथ करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में कहता है 60 स्टूडेंट्स हैं, एक कॉलेज पार्टी में डिफरेंट कलर्स वियर करते हैं और परसेंटेज में बता रहा है कि कौन सा बच्चा कौन किस तरीके के कलर वियर कर रहे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि सेंट्रल एंगल क्या होगा ब्लू कलर ड्रेस जिन लोगों ने पहनी है, विच रिप्रेजेंट्स 40%। तो ये 40% को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सेंट्रल एंगल कितना का होगा, आपको पता है टोटल हमेशा 100% होता है और वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और 1% किसे रिप्रेजेंट करता है, ये चीज हमें याद होती है, लिखने की जरूरत नहीं होती। ये 3.6 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर सेंट्रल एंगल 40% है तो ये 40 इंटू में 3.6 क्या है, 144 को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। इस क्वेश्चन के लिए विदाउट पेन भी आप ऑप्शन आंसर मार्क कर सकते थे, क्वेश्चन खत्म था, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइम लेने वाला बिल्कुल भी नहीं था, साथ के साथ हमें करके आगे बढ़ना था। अगला सवाल, a प्लस बी प्लस सी 16 दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 60, हमें इसका मान बताना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला आप लोगों के लिए एक बार लिख देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, जब मुझे a प्लस बी प्लस सी दे रखा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा हो, तो ये वाली वैल्यू को अगर मैं फिलहाल देखो इन्हें मान लेता हूं, ये मैं मान लेता हूं a, ये मैं मान लेता हूं b और इसे मान लेता हूं c, कैपिटल C, ठीक है। कैपिटल C किसके बराबर होता है मेरा, a इंटू में 1/2 और इंटू में 3 ये वाली साइड का स्क्वायर, तो सॉरी 3 इंटू में ये वाली साइड माइनस में a का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। पुट करो, अपना आंसर निकाल लो। आप कहेंगे सर ये 16 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 3 इंटू बी, 3 इंटू 60 180 माइनस मेरे पास यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 8 इंटू में 76 माइनस का
8 6 जा 48, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया 60। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं, विद इन 1 मिनट से बहुत ही कम में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सब क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन में आप वैल्यू पुटिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे पास 2 इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे, तो आप सी को 0 कर देते और क्वेश्चन को ए और बी की फॉर्म में बन जाती, इक्वेशन सॉल्व कर लेते, आपको आंसर मिल जाता। बट उसकी भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बेटर है आपको फॉर्मूला पता हो तो डायरेक्टली आप आंसर निकालेंगे, टाइम बचेगा एग्जामिनेशन में। अगले सवाल पे मैं चलता हूं। अब ये सवाल एवरेज का है, और इस तरह के सवाल में जो बिगिनर बच्चे होते हैं ना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं फिलहाल, कि बाद में आके कर लेंगे, और मैं बाद में करा दूंगा आपको। अभी अगला सवाल हमारा किसका है? सर्कल का है। कहता है मेरे पास 2 सर्कल है, एक दूसरे को एक्सटर्नली पी पॉइंट पे टच कर रहे हैं। जिन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा वो इस तरह के सवाल को लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो साथ के साथ कर लेंगे। मेरे पास क्या है, क्योंकि ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, 2 लाइन में खत्म हो रहा है, तो आराम से किया जा सकता है। मेरे पास 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एट पॉइंट पी। ये पॉइंट मुझे दे रखा है पी। ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यहां से मैंने एक टेंजेंट बना दी ए बी। पी ए भी मुझे 55 डिग्री दे रखा है। अगर मैं यहां से इसे ज्वाइन कर दूं और इसे ज्वाइन कर दूं तो ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है? ये वाला एंगल 55 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा है ए बी पी, ये वाला कौन बता दो। अच्छा, अगर आपने ये वाली फिगर ध्यान से, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होता है, हमें ये पता होता है जब 2 सर्कल टच कर रहे होते हैं और एक मैं टेंजेंट बनाता हूं, तो जो ये वाला कोण होता है ना, ये वाला, ये 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। इसका प्रूफ मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। अगर आपको ये 90 डिग्री का पता है तो ये 55 है, तो ये वाला एंगल होता है मेरा 90 माइनस 55, और ये आ जाएगा मेरे पास 35 डिग्री। क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में ही सोल्व किया जा सकता है, और जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है वो पढ़ते पढ़ते बिना फिगर ड्रॉ करे भी मन में फिगर बना के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इसको टेंजेंट को पूरा बना दें, क्या करें आप, इस टेंजेंट को आगे खींच दें, तो मेरे पास क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इसे मैं मान लेता हूं एम। इससे इस वाले सर्कल पे 2 टेंजेंट जा रही है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे 2 टेंजेंट डाली जाए तो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो अगर ये x है तो ये वाली लेंथ भी x होगी। तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है, इस एंगल को अगर a मान लूं तो ये एंगल भी a होगा। इसी तरीके से m पॉइंट से एक टेंजेंट ये जा रही है इस सर्कल पे, एक ये जा रही है इस वाले सर्कल पे, तो ये वाली लेंथ अगर तो ये x है तो ये वाली लेंथ भी मेरे पास किसके बराबर आएगी? ये भी x के बराबर आएगी। और अगर हम देखेंगे ये वाली साइड को अगर मैं b मान लूं तो ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या होगा? b। आप कहेंगे सर यहाँ पे पूरे बड़े ट्राइंगल को देखूं मैं अगर ए बी पी को, तो तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो 2a प्लस 2b ये हो गया 180। इसका मतलब a प्लस बी कितना आ गया? 90। अगर a प्लस बी 90 है तो ये वाला कोण जो है ये कितने का हो गया? ये होता है 90 डिग्री का। तो बड़े ट्राइंगल में देखो ये वाला 55 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 माइनस 55 डेट इज 35। ठीक है, ये रिजल्ट याद रख लेना, कई बार एग्जाम में खाली ये वाला एंगल पूछते हैं। ठीक है, तो ये साथ में करने वाले थे जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ रखी थी, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी वो लास्ट के लिए छोड़ते हैं। अगला सवाल मेरे पास, क्वेश्चन में कहता है एक शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट देता है प्रिंटेड प्राइस पे और उसे 10% का लाभ होता है। तो हमें रेशियो बताना है कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो क्या होता है? ये होता है, कॉस्ट प्राइस होता है मेरा 100 माइनस जितना हमने डिस्काउंट दिया, रेशियो एमआरपी होता है मेरा जितना मेरा प्रॉफिट हुआ उसे 100 में जोड़ देते हैं। ये डायरेक्ट रेशियो मिलता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दिया हमने? 20 का, तो ये आ गया 80, और प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 का, तो ये आ गया 110। तो 8:11 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ये देखते ही करने वाला क्वेश्चन था, हार्डली 30 सेकंड्स लगते हैं। तो अभी तक 4 में से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा है। एक ये वाला क्वेश्चन था, मेरे पास एक व्हील है लोरी का जिसका रेडियस 189 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें बताना है कितने रिवॉल्यूशंस वो लगाएगा 1 मिनट के अंदर। अगर उसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आ रहा है। अब देखो लोरी ऑफ कैसी होती है, उसका व्हील कुछ इस तरीके से होता है। अगर ये 189 दे रखा है रेडियस, तो जब ये एक रिवॉल्यूशन लगाएगा तो होगा क्या? एक पूरा चक्कर लगाएगा।
तो ये वाला ऐसे पूरा अगर चक्कर आगे लगा रहा है इस तरीके से मूव करके, तो ये वाला पोर्शन अगर पॉइंट ए है, ये अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर दूं तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा जो कि इसका सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, और ये पॉइंट यहां पर आएगा तो मैं कहूंगा एक चक्कर पूरा हो गया। तो सरकमफ्रेंस किसके बराबर, 2 पाई आर के बराबर होता है। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। मैं मान लेता हूं टोटल 1 मिनट में n रेवोल्यूशन लगाएगा, तो n इंटू में 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितना है मेरे पास 189। अच्छा, स्पीड कितनी दे रखी है 166 किलोमीटर पर आवर। यहां पे ये वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में है, तो यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा हमें। तो 66 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इंटू 1000, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इंटू 100, और डिवाइडेड बाय यहां पे मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि ये आर में है, हमें मिनट में चाहिए। 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन मारेगा, 1 मिनट में 60 मिनट्स होते हैं एक आर में, तो 60 मिनट्स में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसे सोल्व करके एन की वैल्यू बतानी। अगर आप सोल्व करना चाहें तो यहां पे आप देखेंगे 1 0 से 1 0 गई और ये बचेगा 11। ठीक है, आप अगर चारों ऑप्शंस देखें तो रफली भी आप आइडिया लगाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि भैया ये मेरा 3 के आसपास है, 3.146, 200 इंटू 6 1200 के आसपास है ना, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 1100 तो यहां तक जाएगा, तो 100 के आसपास कोई वैल्यू आएगी, और क्योंकि यहां 1200 है 100 से थोड़ा सा कम 93 मेरा आंसर आना चाहिए लगभग। अगर आप अप्रोक्सीमेशन से करेंगे तो कुछ इस तरीके से चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरा सोल्व करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सोल्व भी कर लेते हैं। यहां पे ये 11 था, यहां से काटूंगा 2 जाएगा, 7 से काटूंगा तो 29 जाएगा, ये 4 है, 29 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 116 आएगा, और यहां पे मेरे पास बचेगा 10,000। ठीक है, अब 116 से डिवाइड करूंगा तो क्या वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास, ये 11 है, या मान लो से अप्रोक्सीमेटली मैं 120 भी मान लू ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करके, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितने टाइम्स जाएगी 120 से अगर मैं काटूंगा तो 80 समथिंग कुछ जाएगी, 80 समथिंग या 80 से प्लस जाएगा, 8 गुना जाएगा ना पहली वैल्यू जो आएगी इसे डिवाइड करके। यहाँ पे 8 की लाइन में नहीं है, 6 है, 100 है, वहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। और क्योंकि ये मैंने बड़ी वैल्यू लिया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, जितना था उससे एक्चुअल में बड़ी लिया है, तो न्यूमरेटर में जो मैं मान निकाल रहा था उससे बड़ी वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के डायरेक्टली ऑप्शंस की मदद से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलूं आगे अब मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक साड़ी खरीदी जाती है 800 रुपीज की, और उसे 25% प्रॉफिट पर माफ कर दिया जाता है। बाद में उसे x% का डिस्काउंट देके 600 रुपीज में बेच दिया जाता है। तो हमें x का मान बताना है। आपके ऊपर है, आप डायरेक्टली करना चाहो या फिर आप स्टेप बाय स्टेप कर लो। देखो 800 है, 25% मार्कअप करूंगा, 25% कितना होगा 1/4, इसका 1/4 निकालूंगा 200, तो वैल्यू कितनी बन गई, एमआरपी बन गया 1000। 1000 पे कितना डिस्काउंट दे दूं कि मैं उसे बेच पाऊं 600 का, तो आप कहेंगे सर सीधा दिख रहा है 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो मेरे पास x का मान हो जाएगा 40। ठीक है, ओरली कर सकते हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो आप कहेंगे सर 800, 25% मार्कअप करेंगे, 25% होता है 1/4, तो पहले 4 है तो अब 5 हो जाएगा। इस पे फिर मैं x% का डिस्काउंट दूंगा तो 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, और फाइनली जो वैल्यू है वो है 600। इसे सोल्व करोगे तब भी आप x को 40 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, दोनों तरीके हैं, बेटर जो सा आपको लगे उससे कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ओरली करने की आदत होनी चाहिए कि सिंपल सा सवाल है तो मन मन में कर दो, एक एक चीज लिखेंगे हर बार तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगला सवाल मेरे पास कहता है 7y माइनस 7/y 6 के बराबर है y² प्लस 1/y²। अब इस तरह का सवाल तो आप सभी लोगों ने देखा हुआ है पहले। आप क्या करते हैं इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए, अब देखो सबसे पहले तो मैं इसमें 7 को कॉमन ले लूंगा, तो y माइनस 1/y किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास 6/7 के बराबर हो जाएगा। अब मैं जब यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो y² प्लस 1/y² माइनस 2 ये किसके बराबर होगा 36/49 के, और ये 2 मुझे पता है इधर जाके प्लस हो जाता है, तो ये 98 प्लस 36 134 डिवाइडेड बाय 49। क्वेश्चन हो गया खत्म।
चलें आगे, साथ के साथ करने वाला क्वेश्चन था। अगला सवाल, अब इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहता है P cos अल्फा इक्वल्स टू 5, 7 tan अल्फा इक्वल्स टू Q। हमें P और Q के बीच में रिलेशन बताना है इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। अब देखो, एक तरीका तो यह है कि यहां पे मैं क्या करूं, अल्फा का मान, क्योंकि मेरे पास क्या है, दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल हैं, तो अल्फा का मान अपनी मर्जी से एज्यूम कर लूं, तो उससे मैं P का मान निकाल लूंगा और यहां पे Q का मान निकाल लूंगा, यहां पे पुट कर दूंगा, जो वेरीफाई करेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है जो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अल्फा को यहाँ पे 10 दे रखा है, कोस दे रखा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अल्फा को 45 मान लो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हो सकता है एक ही आंसर सेट बैठे। अगर अल्फा को 45 माना तो मेरे पास P 1/√2, P हो गया 5√2, मेरे पास Q हो गया 7। अगर मैं सोल्व करूंगा तो P 5√2 रखा तो 50/25 2 बचेगा, यहां कट जाएगा 1 बचेगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इधर रखूंगा तो मेरे पास यहां पे 1/2 प्लस 1, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इधर करूंगा तो 2 प्लस 1, ये 3 बन जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इधर रखूंगा तो यहां पे मेरे पास 1/2 माइनस 1 और ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1/2, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यही आंसर होगा। ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग मेथड से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक समझ नहीं आ रहा। ठीक है, नया पहली बार देख रहे हो इस तरह का क्वेश्चन। बाकी जिन लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किया हुआ है, तो उन लोगों को पता है कि इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाती है हमारी और अल्फा रिमूव हो सकता है। आप देखेंगे ये मेरे पास क्या है, P cos अल्फा है, और यहाँ पे मेरे पास 7 tan अल्फा कुछ इस तरीके से रखा है। अगर जैसे Q इंडिपेंडेंट दे रखा है ना, और यहाँ पे हमेशा P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, देखो P है और 5 है, इनका स्क्वायर करना और 5 को नीचे लेके जाऊंगा तब जाके P स्क्वायर बाय 25 बनेगा। ये चीज समझ आ रही है? तो यहां से मैं क्या करता हूं, P/5 का मान निकालता हूं और मेरे पास ये आएगा 1/cos अल्फा, जिसे मैं लिख सकता हूं sec अल्फा। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में यहां पे Q/7 कर दूं तो मेरे पास ये आएगा tan अल्फा। आपको पता है दिस स्क्वायर कर दूं अगर मैं, और माइनस में दिस स्क्वायर कर दूं, sec और tan में वो होता है, फॉर्मूला बनता है sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49। ये हो गया बेसिक से खत्म क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। दोनों चीजें देख लो आप। ये तो जब समझना है कैसे हो रहा है बेसिक से, तो आप ये करो वैल्यू पुटिंग। अगर आपको लगता है बेसिक है, 10 है, कोस तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, इजीली कर पाओगे, तो अपना फॉर्मूला लगा दो, खत्म कर दो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, देखने में 3 से 4 लाइन का, जिसका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है वो साथ के साथ करके चलता है, बाकी लोग लास्ट में भी छोड़ देते हैं। कहता है मेरे पास 2 इनलेट पाइप है ए और बी, साथ मिलकर टैंक को 3.5 आवर्स में भर सकते हैं। तो मैंने यहां पे टाइम लिख दिया। फिर एक आउटलेट पाइप है सी, अगर खाली ओपन किए तो भरे हुए टैंक को 10.5 आवर्स में खाली कर सकता है। तो 3.5 को 7/2 लिख देता हूं और 10.5 को 21/2 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये टाइम आ गया इनका। अगर खाली पाइप ए और सी को चलाया जाए तो एम्प्टी टैंक को ये 15 आवर्स में भर देते हैं। तो अगर ए और सी को चलाऊं मैं, तो एम्प्टी टैंक कितने में भरता है, ये भरता है 15 आवर्स के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें कहता है कि बी को कितना टाइम लगेगा अगर अकेला खोल दिया जाए टैंक को फिल करने में। तो सबसे पहले तो आप टाइम दे रखो तो टोटल वर्क कर दो। अब टोटल वर्क क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। अगर एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम 21 है, 15 है, इन दोनों में 5 एक्स्ट्रा है, तो 21 × 5 105, और 7 से भी कट जाएगा तो 105 ही मेरा एलसीएम आ जाएगा। ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना टाइम से डिवाइड करूंगा तो 15 × 30 आ जाएगा। सी का करूंगा तो 5 × 10 आ जाएगा। और यहां पे अगर ए और सी का निकालूंगा तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा, यहां पे 15 से काटूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 7। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि सी टैंक को खाली करने का काम कर रहा है और ए और सी मिलकर तो भर पा रहे हैं, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। सी टैंक को खाली करेगा तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, और ये दोनों ए और बी भरने का काम कर रहे हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। एंड रिजल्ट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है बी अकेला कितने में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी मुझे फाइंड आउट करनी है। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर मेरे पास ए प्लस बी है, यहां पे
इसमें से इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। चलो सी की अगर मेरे पास -10 एफिशिएंसी है तो ए की कितनी रही होगी कि इन दोनों की कंबाइन करके मेरे पास 7 बन जाए। आप कहेंगे सर ए की 17 होगी, तभी ये पॉसिबल है। अगर ए की 17 है तो बी की कितनी होगी मेरे पास, बी की 13 होगी, तभी कंबाइंड एफिशिएंसी 30 आएगी। तो मेरे पास 115 काम है, 105 काम है। बी अकेला कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 13 से डिवाइड कर दो बी की एफिशिएंसी से, तो मेरे पास 8 जा 1/13 आएगा। 1/13 आवर्स में आएगा तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60/13 मिनट हो जाएगा, जो कि मेरे पास 4 मिनट समथिंग कुछ आएगा। 4 ऑप्शन में दे रखा है क्या 4 मिनट का ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा। 4.5 मिनट या कुछ और आता तो चल जाता। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास देखो सिंपल सा सवाल है ये। थीटा एक्यूट एंगल है, साइन थीटा दे रखा है, कोस थीटा बताना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो साइन थीटा के केस में ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अगर मुझे बेस निकालना हो तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 89 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये 89 माइनस 39 करूंगा तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 50, और 89 प्लस 39 करूंगा तो क्या ये मेरे पास 128 बन रहा है। और अगर रूट ले लूंगा तो आपको पता है 128 किसके स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है, 64 इंटू 2 लिख सकता हूं, और 50 को 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 बन जाएगा, बाहर निकलेगा 10 और 64 से निकलेगा 8 और ये आ गया 80। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये हो गया, बेस मिल गया मुझे, हाइपोटेन्यूस पता है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस है मेरे पास 80 और हाइपोटेन्यूस है 89। दिस इज माय आंसर। चलें आगे, साथ की साथ करने वाला सवाल था। अगला सवाल हमारे पास, एक आदमी ने 62,500 का लोन लिया सिंपल इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स ये दे रखा है। उसने इंटरेस्ट के तौर पे 3125 रुपीज पे करे, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो आप कहेंगे सर टाइम को अगर रेट की फॉर्म में निकाल लूं तो 5r इक्वल्स टू टाइम के बराबर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये हमें दे रखा है 3125 के बराबर। सोल्व करके अपना आंसर बता देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो करके, बेसिक से ही बता रहा हूं मैं। आपको पता है 625 इंटू 5 क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 315, तो यहां से ये कट गया। आर स्क्वायर मेरा 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1। क्वेश्चन खत्म। चलें आगे, अगला सवाल मेरे पास, कॉमन टेंजेंट PQ की लेंथ 2 सर्कल्स की जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं वो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। रेडियस बड़े सर्कल का 16 सेंटीमीटर है, तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस बता दो। ठीक है, अब इस केस में जब 2 सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं तो कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होती है 2√r। और ये किसके बराबर दे रखा है, मुझे 24 दे रखा है। एक रेडियस मुझे कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। दूसरा रेडियस बताना है, तो आप सोल्व कर लेंगे। 2 इंटू 16 बाहर आएगा तो 4 बचेगा, तो 8√r ये बराबर हो गया 24 के। 8 से काट दूंगा तो ये आ जाएगा 3। √r 3 है तो r कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, साथ के साथ कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 37 से इसे डिवाइड करना है और फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट है, सारा का सारा सोल्व करके हमें बताना है। और ये वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज दे रखी है। अब इंटीजर वैल्यू है तो मेरे को ये चीज समझ में आएगी। देखो अगर मैं पूरा का पूरा लिखना भी चाहूं आपके सामने तो लिख सकता हूं। देखो मैं लिख रहा हूं, फिर जल्दी सोल्व करेंगे। 37 का टेबल याद होने की जरूरत नहीं है। इनटू में मेरे पास यहाँ पे 49/7, 7 बचेगा, 8 माइनस 7 ये आएगा 1 और ये -2, तो यही सोल्व करना है। अब अगर ये देखो -2 है, इंटीजर है, अगर ये भी मुझे इंटीजर चाहिए तो मतलब 1665 पूरा कटेगा 37 से, और अगर ये पूरा कटेगा तो आप देखो 7 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 5 आ जाए। आप कहोगे सर 5 से ही करना पड़ेगा, तो यूनिट डिजिट 5 -2 यूनिट डिजिट तो मुझे मिलेगी लास्ट में जो भी आंसर होगा 3। 4 ऑप्शन में किसमें है, यही आंसर हो जाएगा।
बाकी आप फर्स्ट डिजिट भी निकाल सकते थे। 166 37 से काटूंगा कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, तो 4 5 आएगा, ये -2 और ये आएगा 43। चले आगे, साथ के साथ करने वाला सवाल था। एक सवाल हमारे पास ये है, ठीक है, यहां पे दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। अब देखो आपके पास हो सकता है मल्टीपल चीजें आपके माइंड में आए इस क्वेश्चन को देख के कि बेसिक से करो या वैल्यू पुटिंग मेथड से। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 इंटीजर वैल्यू है, 2 मेरे पास अलग अलग तरह की वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। बेसिक से हो सकता है आप फंस जाओ, हो सकता है आ जाए, तो श्योरिटी नहीं रहती इस तरह के क्वेश्चन में। मैं वैल्यू पुटिंग मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहूंगा। उस केस में यहाँ पे ए का मान मैं वही रखूंगा जिससे कि कोई भी 2 ऑप्शन की वैल्यू मेरे पास सेम ना बन जाए, ठीक है। अगर मैं ए को क्या रख लेता हूं, 90 रखता हूं, तो उस केस में ये और ये ऑप्शन सेम बन जाएगा। अगर मैं ए को क्या रख देता हूं, 0 रख देता हूं, तो फिर ये और ये ऑप्शन सेम बन जाएगा। तो रिस्क है, आप देखो आप रिस्क उठा सकते हो या नहीं, लेकिन उस केस में 2 ऑप्शन दोनों में सेम बन ही रहे हैं तो नहीं रख सकते। ए को 45 रखूंगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब ए को मैं यहाँ पे 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री रख सकता हूं अपने हिसाब से चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। आप देखो आपको कौन से में ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में चाहूंगा कि रूट वगैरह में वैल्यूज ना जाए, तो एक काम कर लेते हैं, कोस रूट में कब नहीं होता, जब कोस मेरा एंगल होता है 60 डिग्री। तो ए को मैं रख लेता हूं 60 डिग्री। अगर ए को 60 डिग्री रखा है यहां पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 3/4 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, यही आएगा। 1 प्लस 1/2 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और यहां पे प्लस रूट 3/2 आएगा। ये यहां पे सॉल्व करूंगा तो रूट 3/2 और यहां पे 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, यही वैल्यू बची, ठीक है। सिंपली सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल बन चुका है और कुछ नहीं है अब इसमें। 1 माइनस देखो 3 से 3 कट गया, यहां से काटूंगा तो 1/2 बचेगा मेरे पास, प्लस में 2 से 2 कट गया, 3 को √3 से काटूंगा तो √3 बचेगा, 2 से 2 कट गया माइनस √3, तो ये तो कट गए। यहां पे मेरे पास 1 माइनस 1/2, ये बचेगा 1/2। 1/2 क्या होता है, मैंने एंगल 60 रखा था तो cos 60 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो चोर और पुलिस से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। 4 लाइन का जा रहा है, लास्ट के लिए छोड़ेंगे, अभी साथ के साथ करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ने में करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। मुझे पता नहीं इसमें क्या पूछा है, लेकिन फिर भी पढ़ने में टाइम लगेगा तो लास्ट में करें। अब अगला सवाल आ गया, स्लांट हाइट दे रखी है कोन की 90 और रेडियस दे रखा है इतना, हमें बताना कर्व्ड सरफेस एरिया। पाई को 22/7, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई RL, तो 22/7 इंटू में रेडियस है मेरे पास यहाँ पे 28 और स्लांट हाइट है मेरे पास 90। सोल्व करके अपना आंसर बता दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। 4 जा, और यहाँ पे चारों ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिट डिजिट से करो तो एक तो 0 आएगी, तो इन दोनों में से आंसर होगा। 22 का मल्टीपल है तो 11 का मल्टीपल हो सकता है, 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो यही आंसर होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। क्योंकि 2 लाइन का है तो मैं साथ के साथ पढ़ूंगा, अगर ज्यादा हो तो मैं लास्ट के लिए छोड़ता हूं। कहता है 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 8 आवर्स में जा सकता है। 5 आवर के अंदर 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकता है। तो हमें बताना है कि बोट की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में। आपको पता है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x मान लेते हैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम y मान लेते हैं। तो मेरे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड या अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड को मैं u मानता हूं, तो वो मेरे पास क्या हो जाती है, वो होती है मेरे पास, सॉरी मैं रिपीट करता हूं, अपस्ट्रीम स्पीड होती है हमारी x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है हमारी x प्लस वाई। अगर ये स्पीड है तो 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं कह सकता हूं 1 में x माइनस वाई, ये टाइम आ गया 1 किलोमीटर जाने में, इसे मैं u मान लेता हूं। 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगेगा। क्लियर है। हम यहाँ पे क्या रखा है, 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 8 आवर्स के अंदर। तो 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है u टाइम, तो 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगेगा 18 u टाइम। 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है तो कितना टाइम लगेगा 36v,
और टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स। अगर ऐसी मैं देखूं यहाँ पे, अब 5 घंटे में क्या हो रहा है, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और यहाँ पे मेरे पास 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाया जा रहा है। हमें सोल्व करके बताना है कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, एक्स का मान क्या होगा। ये सारी चीजें बस समझाने के लिए, ये सब आपके मन में होता है, ये सब लिखना नहीं होता। सिंप्लीफाई करूंगा तो कैसे इजीली कर सकते हैं हम, ये 18 है ये 12 है, हमें पता है 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 18 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम आ जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में से काम करता हूं, नीचे वाले को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 36 इंटू 2 72, 3 इंटू 20 60, तो ये बचेगा 12v और यहाँ पे 16 माइनस 15 ये बचेगा 1, तो v का मान आ गया 1/12। अगर v 1/12 है यहां पे रख दो तो ये 3 बचेगा, 8 माइनस 3 5 और u आ जाएगा 5/18। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देखेंगे 1/x माइनस वाई है u, तो मेरे पास यहाँ पे x माइनस वाई, ये भी सिर्फ मन में करने वाला काम है, तो ये 18/5 हो जाएगा और x प्लस वाई मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/12 है, इसका इनवर्स 12 हो जाएगा। हमें x बताना है तो इनका जो एवरेज होगा सम करके 2 से डिवाइड कर दो तो x का मान मिल जाएगा। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं 5 को 18/5 ये होता है 3.6, 12 प्लस 3.6 15.6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या 7.8 आ जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं लिखना होता, एग्जाम में क्या क्या चीजें लिखनी होती है मैं एक बार हाईलाइट करता हूं। आप ये लिखेंगे, इतना करेंगे और आप यहां तक निकालेंगे। इतना करने के बाद आपको पता है अगर x निकालना है तो इसका इनवर्स करेंगे, इसका इनवर्स करेंगे, फिर जो v का मान है इन दोनों का इनवर्स करके एवरेज निकाल लोगे, वो x आ जाएगा। अगर y निकालना होता तो इन दोनों का इनवर्स करके सबट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 कर देते तो आपको y मिल जाता। सिर्फ इतना लिखना होता है, बाकी सारा मन मन में काम करना होता है। अगला सवाल मेरे पास इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर का, इस तरह के हर बार आपको सवाल मिलेंगे पेपर्स में, बहुत पूछता है एसएससी। कहता है रवि इनिशियली 30% अपनी मंथली इनकम का सेव करता है, उसकी इनकम 15% से बढ़ गई, उसकी सेविंग बढ़ गई 8% से, तो हमें बताना है अपनी प्रेजेंट नॉमिनल इनकम का वो कितना परसेंट सेव करता है। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो नॉमिनल से घबराना मत, नॉमिनल इनकम का मतलब नॉर्मल इनकम है जो वो ही मान के चलो, इसमें कुछ और चीज मत ऐड कर लेना, नॉमिनल बस कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, नॉर्मल इनकम ही मान के चलेंगे। अगर वो 30% सेव करता है अपनी इनकम का, तो इनकम अगर उसकी 100 है तो कितना सेव करेगा, 30 करेगा, ठीक है। अब कहता है उसकी इनकम बढ़ गई 15% से, तो इनकम 15% से बढ़ जाएगी तो कितनी हो गई, 115 हो गई। उसकी सेविंग बढ़ गई 8% से, तो इसका 8% निकालूंगा मैं, तो 8 3 24, 2.4 आएगा और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 32.4। ये उसकी नई सेविंग है, ये उसकी नई इनकम है। हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल इनकम, अभी जो इनकम है उसका कितना परसेंट वो सेव करता है, निकाल लो। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो रेशियो भी ट्राई कर सकते हो, वरना 32.4 है, इंटू 100 करूंगा तो 3240 डिवाइड बाय 115, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आप अप्रोक्सीमेटली रफली करना चाहते हैं, देखो 115 इंटू 3 कितना होगा, 345, ठीक है। तो 30% तो जा नहीं सकता, उससे कम ही आएगा। तो मेरे पास आंसर क्या हो सकता है, या तो ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा कम हो गया, ये नहीं हो सकता, या तो ये है और या ये है आंसर, ठीक है। इन दोनों में से आंसर आएगा। अब 27 और 28 थोड़े क्लोज हैं, तो एक काम करते हैं, करके ही देख लेते हैं, 5 से काट दूंगा मैं इसे, तो ये 23 आ गया और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 648। 23 से काटूंगा तो 2 जा 46, 188 कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा, एक सेकेंड, 46 50 60 823 का टेबल अगर 7 से करेंगे 161, 8 जा, ठीक है। तो 8 टाइम्स आएगा, 28.17% आंसर आएगा। चले आगे। अगला सवाल ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था, हार्ड शिफ्ट में पहले भी मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है। सवाल में क्या दे रखा है, 4 डिजिट का नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। नंबर क्या है मेरे पास, ए बी बी ए इस फॉर्म में है,
मतलब पहली और आखिरी डिजिट सेम है, बीच की दोनों डिजिट सेम है। ए छोटा है बी से, तो हमें बताना है कितने नंबर्स पॉसिबल है। जिन्होंने सीजीएल 2023 वाले मेरे वीडियो देखी होगी नंबर सिस्टम वाली, उन्होंने भी ये क्वेश्चन को डायरेक्टली कर दिया होगा। जिसने मैंने जब हार्ड डिस्क शिफ्ट कराई थी सीजीएल 2023 की, वो वाली वीडियो देखी होगी, उसने भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली कर लिया होगा। और नया बच्चा भी इजीली कर सकता है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सोच के चलना पड़ेगा, गलती नहीं करनी। ठीक है, अगर 4 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे सर लास्ट की 2 डिजिट मेरी 4 से कटनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल कहता है। ठीक है, और अगर 4 से कट रहा है तो 4 8 का 2 into 2, मतलब लास्ट की डिजिट मेरी क्या होनी चाहिए, 2 से कटनी चाहिए, मतलब ये होनी चाहिए इवन, है ना। तो मैं कह सकता हूं ए बी बी ए है, तो मेरे पास ए क्या क्या मान ले सकता है, आप कहेंगे सर ये ले सकता है मेरे पास 0 2 4 6 और 8। अच्छा, लेकिन क्योंकि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट मेरी सेम है, तो अगर ये 0 कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगी, तो 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, तो इसका मतलब वो 3 डिजिट का हो जाएगा। हमें तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो फर्स्ट डिजिट नहीं हो सकती है। तो मेरी जो होगी ए, जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, 2 4 6 या 8 में से ही होगी। ठीक है, तो लास्ट बस यहाँ पे मैं बी ए लिख देता हूं, बाकी छोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 4 6 एंड 8। अब हमें दे रखा है कि ए छोटा है बी से, मतलब बी ग्रेटर देन ए है। बी को ए से बड़ा रखना है, तो बी का मान क्या क्या रख सकते हैं जब यहाँ पे हमारे पास 2 आए। आप 4 का टेबल याद करिए, 4 के टेबल में यूनिट डिजिट 2 कब आती है, जब आपका 12 आता है, 4 3 जा 12, फिर आएगा 32 में, फिर आएगा आपका 52 में, इस तरीके से चलता है। तो ये 2 के गैप पे चलेगा, 3 5, फिर यहाँ पे 7 आएगा और फिर यहाँ पे 9 आएगा। जब जब ये होगा तो ये 4 से कटेगा, क्योंकि बी ए से बड़ा है तो 1 वाला केस नहीं ले सकते। 3 5 7 8 4 वैल्यूज पॉसिबल है, लिखना चाहो लिख लो, वरना जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 हो गई। 4 के टेबल में यूनिट डिजिट कब आएगी, 4 0 4 पे होता है। ठीक है, फिर मेरे पास 2 4 4 4 6 4 8 4 ऐसे चलता है, इन पे पॉसिबल है। हमें 4 से बड़ा नंबर लेना है क्योंकि बी ग्रेटर देन ए है, तो 6 और 8 दो ही वैल्यूज पॉसिबल है। आप देखिए जब 2 है तो इतने ये वैल्यूज थी, 4 के केस में ये है। अब 6 आएगा, क्योंकि हमारे पास अगेन 12 होता है तो फिर 16 आता है, फिर 36 आएगा, तो यही 2 और 6 के केस में सिमिलर सिचुएशन चलेगी मेरे पास। अब इसमें हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, आप कहेंगे सर 3 5 7 और 8 पॉसिबल था, ये 6 से बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे सिर्फ 7 आ सकता है, तो यहाँ एक वैल्यू हो गई। और यहाँ पे जब 8 हो गया तो 4 और 8 में सेम होता है, 24 कटता है, 28 करता है, 48 करता है ना, तो ये वैल्यूज पॉसिबल है। अगर ये वैल्यूज पॉसिबल हो गई तो उस केस में क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, सॉरी यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी, एक 7 है और एक 9 भी तो है, 9 लिखना भूल गया मैं, ये 9 था, 3 5 7 9, तो ये 2 वैल्यूज थी यहाँ पे, सॉरी। और यहाँ पे जब 8 का केस है, 8 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे तो कोई भी नहीं आ रही, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। टोटल कितने केसेस बने, 4 और 4 8, 8 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। चले आगे, तो 8 ऐसे नंबर बन पाएंगे। आप इंडिविजुअली निकालना चाहें तो जैसे कि पहला नंबर अगर मुझे बनाना हो तो मैं कह सकता हूं वो बनेगा 2 3 3 4, 2 3 3 2, फिर बनेगा 2 5 5 2, फिर 2 7 7 2 और चौथा बनेगा 2 9 9 2। फिर मेरे पास बनेगा यहाँ पे 4 6 6 8, नहीं 4 6 6 4, फिर 4 8 8 4, फिर यहाँ पे आप कहेंगे सर 7 6 6 6 7 7 6 6 9 9 6, सिर्फ ये 8 नंबर पॉसिबल है। ठीक है, अगला सवाल मेरे पास रेशियो का क्वेश्चन है, 3.5 लाइन का है, आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि पढ़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी इजी क्वेश्चन है, अभी हम कराएंगे तो मैं करा ही दूंगा आपको, वापस आते टाइम कराता हूं। अगला सवाल मेरे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 0 है, तो ये बता दो। अब इस तरह का तो सिंपल होता है, आप 6x को उधर ले जाएंगे फिर x से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास x माइनस 1 अपॉन x किसके बराबर बचेगा, 6। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ पे -2 इक्वल्स टू 36, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये बन गया 38। साथ के साथ कर सकते हैं। चलें आगे, अगला सवाल हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन कहता है कि मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O दे रखा है, एंगल AOB ये वाला एंगल 130 दे रखा है, हमें बताना है APB एंगल क्या होगा।
ये वाला एंगल आप याद रखो, ये होता है मेरे पास 180 माइनस जो सेंटर पे एंगल बन रहा है डिवाइडेड बाय 2। तो अगर डायरेक्टली लगा दोगे आप तो ये मेरे पास 165 घटाऊंगा 180 में से तो 115 डिग्री, यही आंसर होगा। वरना आप बेसिक से कर सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को ए बी मान लेता हूं तो ये सेंटर पे एंगल 130 बना रहा है, तो यहाँ पे पेरीफेरी पे एंगल कितना बनाएगा, इसका आधा, तो ये बन गया 65। और अगर मैं इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को देख लूं अब, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 65। ठीक है, सिंपल था, साथ के साथ कर सकते हैं, जिनने बेसिक क्लासेस भी देखी है ज्योमेट्री की वो कर पाएगा। ये वाला सवाल है, ठीक है, मिक्सचर का 2 लाइन का सवाल है, साथ के साथ कर सकते हैं आप। कहते हैं एक वेसल है जिसमें 7 पार्ट्स वाटर है और 13 पार्ट सिरप है। ठीक है, लिख देता हूं वाटर और सिरप, चलो यहाँ पे वाटर सिरप, 7 पार्ट वाटर है और 13 पार्ट सिरप है। अब हमने क्या किया, इस मिक्सचर से कुछ पार्ट निकाला और उसे रिप्लेस कर दिया वाटर से। तो अब हमारे पास जो सिरप और वाटर का रेशियो है वो कितना है हमारे पास, ये दे रखा है 5:4। फाइनली सिरप और वाटर का रेशियो 5:4 है। तो हमें बताना है कि कितना पार्ट हमने निकाला था। अब जब इस तरह का सवाल होता है कि हम कोई चीज निकालते हैं और उसकी जगह दूसरी चीज डालते हैं, तो उसमें हम देखते हैं रिडक्शन किसका हो रहा है। जब मैं ये मेरे पास सॉल्यूशन है, इसमें से सॉल्यूशन निकाल रहा हूं और मैं ऐड क्या कर रहा हूं, वाटर ऐड कर रहा हूं, तो क्वांटिटी किसकी रिड्यूस होगी एक्चुअली में, क्या जो सिरप है उसकी टोटल क्वांटिटी रिड्यूस होगी। तो सिरप को बेस मान के हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर सिरप का टोटल कंसंट्रेशन देखो, पहले सिरप था 13 रेशियो, जब टोटल है मेरे पास 13 प्लस 7 20, तो 13 सिरप था टोटल 20 में। मैं मान लेता हूं एफ फ्रैक्शन से वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो मैं लिखूंगा इनटू में 1 माइनस एफ, इतनी क्वांटिटी मैंने निकाल ली। तो जो फाइनल सिरप का जो परसेंटेज आ जाएगा वो कितना होगा मेरे पास, यहाँ पे सिरप कितना बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास 5 रेशियो और टोटल 5 प्लस 4 ये आ गया 9। इसे सोल्व करके फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रिडक्शन वाले केसेस में। तो मैंने कहा यहाँ पे पहले मेरे पास जो सिरप था वो कितना था, अगर टोटल सॉल्यूशन 20 है तो सिरप है 13। अब मैंने एफ फ्रैक्शन टोटल सॉल्यूशन का इतना निकाल लिया, तो बचेगा कितना, सिरप मेरे पास 1 माइनस दिस फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई करूंगा और फाइनल सॉल्यूशन के अंदर सिरप कितना बचा वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। अब सोल्व कर लेते हैं हम इसे, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी 100, ये आएगा 117। एफ का मान आ जाएगा 117 माइनस 100, 17/1। दिस विल बी माई आंसर। चलेंगे आगे। अब हम इसे हम दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इट विल बी लॉन्ग। बेटर है कि हम ऐसे ही करना सीख जाएं, क्योंकि कई बार 3 बार रिप्लेसमेंट 4 बार रिप्लेसमेंट आ जाती है, तो ये मेथड हमारा बेस्ट रहता है करने के लिए। अगला सवाल हमारे पास, ये एक बार चार्ट दे रखा है जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बता रखी है इंडिया की, जो इंडिया में आई है इन दीज ईयर्स। तो हमें बताना है एवरेज इंडिया की एफडीआई कितनी थी 1992 से 1995 के बराबर बीच में, नियरेस्ट टू एन इंटीजर। तो अगर मैं देखता हूं 1992 से 1995 ये है, इनका एवरेज निकालना है बस। तो ये साथ के साथ करने वाला क्वेश्चन है या नहीं है, इजीली कर सकते हैं आप, और वो भी नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है, तो चीजें और आसान हो गई। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या है, 10, 12, 22, 32 और 37। और अगर मैं इनका एवरेज निकालूं 7, 0.85, 101, 123, ठीक है, तो 38.23 लगभग ये आएगा, और डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे आप, तो मेरे पास 9.5 से ज्यादा आ रहा है, तो 10 जाएगा नियरेस्ट टू एन इंटीजर। चलेंगे आगे। अब हम अब जो क्वेश्चन छूट गए थे एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ये छोड़ा था रेशियो वाला, कहता है जो ललित ने हाफ ईयरली एग्जाम में और जो एनुअल एग्जाम में मार्क्स स्कोर किए उसका रेशियो दे रखा है 7:9। हाफ ईयरली और एनुअल मार्क्स का रेशियो 7:9। अगर वो 65 मार्क्स ज्यादा लेके आता हाफ ईयरली में तो रेशियो बन जाता 3:2। तो यहाँ पे है 3:2।
अब मार्क्स किस में ज्यादा आए हैं? हाफ ईयरली में। क्या उसका एनुअल एग्जाम के मार्क्स से कोई लेना देना है? नहीं। तो अगर रेशियो मेंटेन करना है तो एनुअल एग्जाम्स के मार्क्स इक्वल करने पड़ेंगे। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा रेशियो को मेंटेन करने के लिए? आप कहेंगे सर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 9 से। तो ये हो जाएगा मेरे पास 14:18 और ये हो जाएगा मेरे पास 18 और ये 27। हाफ ईयरली में कितने मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं? यहाँ पे आप देखेंगे 13 रेशियो, और 13 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा 65 को। तो 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। इतना हमें समझ में आ गया। आगे कहता है टोटल मार्क्स जो उसे हाफ ईयरली एग्जाम में मिले हैं वो 35% है जितने मार्क्स का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था। तो हमें बताना है टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था। तो आप कहेंगे सर 1:5 के बराबर, तो 14 इंटू में 5, ये हो गया मेरे पास 70 के बराबर। ये टोटल मार्क्स का कितना है? 35% है। 35 से काटूंगा तो 1% किसके बराबर आ जाएगा? 2 मार्क्स के बराबर। और 100% कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 मार्क्स। तो हाफ ईयरली एग्जाम 200 मार्क्स का था। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब 25 में से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो साथ के साथ किए जा सकते थे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस को छोड़ के सिर्फ। ये वाला सवाल सीजीएल टीयर 1 में बहुत बार पूछा गया, मैंने कराए हैं आपको क्वेश्चंस। अभी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था, उसमें भी इस टाइप का सवाल पूछा गया था। तो बेस्ट 50 क्वेश्चंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कहता है एक थीफ है, एक आइटम को चुराता है और भागता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद जो पुलिसमैन है वो स्पॉट पे आता है 5 मिनट के बाद और इमीडिएटली चेज करना स्टार्ट करता है थीफ को। 25 मिनट के बाद जब पुलिसमैन थीफ को चेज कर रहा था, उनके बीच में फिर भी गैप 500 मीटर का रह जाता है। जो डिस्टेंस है फ्रॉम द स्पॉट ऑफ क्राइम वो कितना होगा जब थीफ पकड़ा जाता है, और हमें बताना है पुलिसमैन की स्पीड क्या थी। अगर मैं चारों ऑप्शन देखूं तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस क्या है? डिफरेंट है, और पुलिसमैन की स्पीड भी क्या है? डिफरेंट है। तो आप कोई भी एक सोल्व करके अपना आंसर आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, जब मॉक बनाया गया था उसमें क्वेश्चंस में यहाँ पे ये 25 की जगह 15 था, यहाँ पे डिजिट्स इंटरचेंज हो गई थी गलती से। बाकी इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिसमैन की स्पीड होगी ना वो हमेशा ज्यादा होगी किससे? थीफ की स्पीड से, तभी पकड़ पाएगा। तो ये 18 था तो पुलिसमैन की स्पीड 18 से ज्यादा ही होगी। तो इन दोनों में से ही हमें देखना होगा। फ्यूचर में आप इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पुलिसमैन की स्पीड क्या होगी? थीफ से ज्यादा। तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। चलो अब मैं सोल्व करता हूं, मैं डिस्टेंस को निकाल के जल्दी सोल्व करता हूं। तो डिस्टेंस के हिसाब से करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। पुलिस थी, एक चोरी यहां पे हुई और उसने चोरी करके थीफ भागने लगा। 5 मिनट तक वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा, तो 5 मिनट में कुछ डिस्टेंस कवर करा होगा। अब थीफ यहाँ पे और पुलिस यहाँ पे है, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये सिचुएशन है हमारे पास, और थीफ की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। 5 मिनट में थीफ कितना भागेगा? आप कहेंगे सर 18 इंटू में 5/60 कर दो, इतना किलोमीटर भागेगा। और अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे 6 से काट दूंगा 3 और ये आ जाएगा मेरे पास 10, 1.5 किलोमीटर, जिसमें मैं 1500 मीटर भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। तो थीफ पुलिस से 1500 मीटर आगे। 25 मिनट पुलिस ने थीफ का पीछा किया, उनके बीच में गैप कितना हो गया? 500 मीटर का अभी भी गैप रह गया। तो मैं कह सकता हूं 25 मिनट जब पुलिस वाला थीफ के पीछे भाग रहा है तो गैप कितना कम कर दिया? 1500 में से 500 घटाओगे तो 1000 मीटर का गैप खत्म कर चुका है। 1500 मीटर का गैप खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? पुलिस वाला थीफ को पकड़ लेगा। तो कितने मिनट में 1500 मीटर का गैप बनेगा? आप कहेंगे सर 1500 मीटर कुछ और नहीं है, इसका 1.5 टाइम्स है, तो इसका 1.5 कर दूंगा तो 37.5 मिनट। मतलब पुलिस वाला जब भागना स्टार्ट करेगा 37.5 मिनट में वो थीफ को पकड़ लेगा। ठीक है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस अगर मुझे बताना हो तो कैसे बताऊंगा? आप कहेंगे सर चोर की तरफ से देख लो, चोर का तो मुझे पता ना, जब चोरी करके भागा इस स्पॉट से तो 5 मिनट पहले भाग चुका था, उसके बाद पुलिस वाले ने भागना स्टार्ट करा, तो चोर ने टोटल कितने मिनट भागा? 37.5 प्लस 5, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 42.5 मिनट। आर में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इतने घंटे। स्पीड कितनी थी उसकी? 18 थी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी?
देखो फिर से मैंने 6 से काटा तो 3 और यहाँ पे सॉरी 10 और ये आ जाएगा 3। 425 इंटू 3 करूंगा तो 1275 आएगा और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। इतने किलोमीटर चोरी करने के स्पॉट से 12.75 किलोमीटर के बाद चोर पुलिस क्या करेगी, चोर को पकड़ लेगी स्पॉट से। ठीक, अब पुलिस वाले की स्पीड निकालनी हो तो पुलिस वाले का आपको टाइम पता है 37.5 मिनट है, डिस्टेंस पता है, तो पुलिस वाले की स्पीड भी निकाली जा सकती है। ये हो जाएगा मेरे पास 12.75 डिवाइडेड बाय 37.5 और डिवाइडेड बाय 60 होएगा क्योंकि टाइम मिनट्स में है तो इंटू 60। सोल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं जो कि अब मेरे पास 20.4 ही आने वाला है। चलें आगे, 2-4 क्वेश्चन इस तरह के आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इजीली होने लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके का टाइप है जो 2023 में सीजीएल में सबसे पहली बार पूछा गया एसएससी के द्वारा। सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के फटाफट से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक, एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है, सदाबहार सवाल है, एसएससी में न जाने कितनी बार इस तरीके का सवाल पूछा जा चुका है। हर एग्जाम में पहले तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता था इस टाइप का एवरेज का, 3 साल पहले चला जाऊं तो मैं, अब थोड़ा इजी पूछता है लेकिन अब ये है। देखो क्वेश्चन में कहता है मेरे पास 16 नंबर है, सॉरी 16 नंबर है जिनका एवरेज दे रखा है 46। उसके बाद पहले जो 5 नंबर है उनका एवरेज मुझे कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। लास्ट के जो 7 नंबर है उनका एवरेज कितना दे रखा है, 51। तो कौन कौन से नंबर्स बच गए, आप कहेंगे 7 और 5 12 नंबर हो गए, 16 नंबर थे टोटल। पहले 6 नंबर है सॉरी, तो यहां पे 13 नंबर्स हो गए, 3 नंबर बच गए मेरे। कौन कौन से बचे, 7th 8th और 9th। क्वेश्चन में कहता है कि जो 7th और 8th नंबर है वो 2 और 5 ज्यादा है 9th नंबर से, तो 9th नंबर को x मान लेंगे, 7th नंबर 2 ज्यादा और 8th नंबर मेरा 5 ज्यादा। ये कुछ इस तरीके से दे रखे। हमसे पूछा क्या, एवरेज ऑफ 9th एंड 7th नंबर, इनका एवरेज निकालूंगा 2x + 2 डिवाइडेड बाई 2 x + 1, ये मुझे निकालना, ये मेरा आंसर। अब सोल्व करेंगे, एक तो बेसिक से आप चाहो तो कर सकते हो आराम से कि सारे नंबर्स का 16 × 46 बराबर हो जाएगा 6 × 44 + 7 × 51 प्लस इन तीनों का सम। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे, बेसिक से कोई भी कर सकता है। बाकी आप डेविएशन इस तरह के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। मैं क्या कह सकता हूं, आप देखो यहाँ पे ये जो 6 नंबर थे इन 16 में से मैं घटा सकता हूं, और जो 7 नंबर थे ये भी इन 16 में से घटा देता हूं, तो इधर ले जाके मैं माइनस कर लेता हूं। चीजों को बस सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए लिख रहा हूं, और ये समझाने का तरीका है इसलिए आपको थोड़ा लंबा लगेगा। बाकी ये क्वेश्चन को डायरेक्टली करके भी मैं दिखाऊंगा एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, अब मेरे पास बचे 3 नंबर जो मैंने यहाँ पे रहने दिए। इन तीनों नंबर्स का सम मैं अगर कर लूं तो मेरे पास आएगा 3x + 7, है ना। और अगर मैं इन तीनों नंबर का सम इस साइड से निकालने की कोशिश करूं डेविएशन कंसेप्ट यूज करके, तो आप कहेंगे सर देखो 16 नंबर है, नेट डेविएशन अगर मैं निकालूंगा 46 को एवरेज मान लिया तो यहाँ पे 0 का है, यहाँ पे 44 - 46 - 2 का है, और यहाँ पे मेरे पास +5 का डेविएशन है। नेट डेविएशन कितने का आएगा, -6 × -2 12 और -7 इंटू में प्लस का 5 -35, ये हो गया मेरा डेविएशन। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 13 नंबर तो यहाँ पे यूज हो गए, बचे 3 नंबर, एवरेज वैल्यू थी 46, तो 46 इंटू में 3 प्लस दिस, ये इन तीनों नंबर के सम के बराबर होता है। क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 35 में से अगर मैं 35 में से पहले 7 को इधर माइनस करूंगा तो -42, 12 घटाऊंगा तो ये बचेगा मेरे पास 30, यहां पे आएगा मेरे पास 46 - 10, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 36, ये है 36 + 1, तो 37 विल बी माय राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप ये सबको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहे हो, इनका एनालिसिस भी मैं आपको कराई देता हूँ, तो सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्री ही है, तो आप जरूर देते रहें, आप कहीं भी पढ़े, लेकिन ये लाइव टेस्ट और इनके सॉल्यूशंस या फिर इनका एनालिसिस जरूर देखें। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्ले स्टोर पे आरबी एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू जरूर करें। आप इतने सारे लोग हैं जो फ्री टेस्ट देते हैं, उससे लाभ उठाते हैं, तो जरूर वहां पे एक रिव्यू जरूर डालें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा आपको। और बाकी बहुत सारे और फ्री टेस्ट अवेलेबल है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स क्विज फॉर्म में, वो भी टेस्ट फॉर्म में आप दे सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको।
पेड टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और कंप्लीट तैयारी के लिए अगर आप सीजीएल 2025, सीएचएसएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आरबी के ऑफिसर बैच से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको एसएससी सीजीएल 2024 टियर 2 के लिए प्रिपरेशन करनी है, अपने कुछ टॉपिक्स वीक हैं वो स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो भी आपको इससे सारी चीजें मिल जाएंगी। पेड टेस्ट सीरीज भी कोर्स के साथ फ्री रहती है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।